ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग एक आईसीएसई के लिए जो रैपिड रिवीजन सीरीज़ लेके आ रहे हैं एसएसटी के रिस्पेक्ट में, तो ज्योग्राफी की सीरीज़ को लेके मैं आ रहा था और उसमें कई चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जस्ट लाइक क्लाइमेट को हम लोग देख चुके हैं, नेचुरल वेजिटेशन को देख चुके हैं। अब इसी तरीके से कुछ टॉपिक और बचे हैं और जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज उस सिलसिले में एक नई कड़ी है जिसका नाम है सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज के बारे में आज हम लोग पूरा काम कंप्लीट करेंगे। और इवन कंडीशन ये है कि अगर हम लोग जितना मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने इसको रिलीजियसली कर लिया देन डेफिनेटली यू विल गो थ्रू विथ योर एग्जामिनेशन, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट से आएंगे। तो आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि टॉपिक को मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी से हो सके कंप्लीट कर दूँ, और आप लोग इसके कुछ अपने नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपने ये कर लिया डेफिनेटली सब कुछ इसी में से ही आने वाला आपके लिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट है सॉइल रिसोर्सेज। ठीक है, सॉइल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सॉइल, क्या है, तो उसके जवाब में मैं क्या दूंगा, क्या हम आप इसका आंसर देंगे? बहुत नॉर्मल सा, कभी खेत में जाइए, मिट्टी को आप उठाइए, तो मिट्टी की जब उठाएंगे आप तो कैसे क्लासिफाई किया जाएगा कि ये सॉइल है या कुछ और है? तो सॉइल बस वही चीज़ होती है कि जहाँ पर प्लांट अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। ठीक है, सॉइल से जुड़ा हुआ नाम एक और होता है रॉक, जिसको बोलते हैं। तो रॉक में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते प्लांट, क्यों? चूँकि उसके अंतर्गत वो चीज़ें नहीं होती जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट लाइक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक है, और इस तरीके से आपका मॉइस्चर हो गया, ये सब चीज़ें आपकी सॉइल में पाती हैं। तो सॉइल के बारे में ही सब चीज़ें देखेंगे। अब एग्जैक्टली सॉइल होता क्या है उसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई, इसको देख सकते हैं। इट इज़ द मेन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कवर्स लैंड सरफेस। क्या मैटर कि जब रॉक होती है, जब रॉक छोटे छोटे से पार्टिकल में टूट जाती है, जब एक बड़ी सी रॉक है वो छोटे छोटे से पार्टिकल में टूट जाती है और उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डीके कर रहे होते हैं। सपोज दैट एक चट्टान है, एक रॉक थी, वो टूट गई छोटे छोटे हिस्सों में और उसके अंतर्गत कोई ऑर्गेनिक मटेरियल वो डीके करने लगे। अब ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आ सकते हैं, जैसे हम लोगों के जानवर होते हैं वो दब गए, उसके अंतर्गत पेड़ पौधे सब दबते चले गए, तो ऑर्गेनिक मैटर डीके करते हैं। तो जब वो ऑर्गेनिक मैटर डीके कर रहे हैं और रॉक के स्मॉल पार्टिकल में, तो वो जो मिक्सचर होता है ना, वही आपका सॉइल कहलाता है। ठीक है, वही चीज़ आपकी सॉइल कहलाती है। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नंबर 1 पे आता है टेम्परेचर, दूसरा होता है रनिंग वाटर, तीसरा होता है विंड। टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करता है? इसी टेम्परेचर की वजह से जब सन चमकता है तो सन की रोशनी किस पे पड़ती है? रॉक्स पे पड़ती है, और जब रॉक पे पड़ती है तो होता क्या है, सन की रोशनी की वजह से जो रॉक होती है, रॉक की जो एक बहुत ठोस सॉलिड चीज़ होती है, उस पर सन की रोशनी पड़ती है, और पड़ने से जो उसके अंदर के बॉन्ड होते हैं वो थोड़े से ब्रेक होने लगते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आने लगती है, तो वो ब्रेक होने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर वेदरिंग का प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग का प्रोसेस होता है, और वेदरिंग का प्रोसेस होने के बाद वो चट्टान अंदर ही अंदर टूटने लगती है, अंदर ही अंदर वो चट्टान टूटने लगती है, और धीरे धीरे जब वेदरिंग वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि चट्टान टूट के बिखर जाती है, फिर उसका ऊपर धीरे धीरे से ऊपर की लेयर ऊपर से छटने लगती है, जो इरोजन कहलाता है। तो पहले किसी चट्टान में इंटरनली जब डिस्टर्बेंस हो रही होती है तो वो वेदरिंग कहलाती है, और वेदरिंग के बाद उसी चट्टान पर क्या होने लगता है? इरोजन होने लगता है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? टेम्परेचर की वजह से, और सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ही सॉइल नहीं बनती है, सॉइल रनिंग वाटर की वजह से भी बनती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक रॉक है, उस पर टेम्परेचर पड़ रहा है, दिन में टेम्परेचर तेज़ पड़ रहा है, रात में कम टेम्परेचर हो रहा है, फिर दिन में तेज़, फिर रात में कम। तो ये जो एनोमली होती है टेम्परेचर की, गर्म है फिर ठंडा है, इसकी वजह से उसके अंदर वेदरिंग प्रोसेस होता है। वेदरिंग प्रोसेस से वो चट्टान अंदर ही अंदर टूटने लगती है, और फिर जब वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके ऊपर इरोजन का प्रोसेस होता है, मतलब ऊपर की लेयर हटने लगती है। तो वेदरिंग देन इरोजन, और जब इरोजन होने लगता है तो इरोजन करता कौन कौन है? वाटर।
इरोजन का मतलब ऊपर की लेयर को बहा के ले जाना, वाटर करते हैं, और जो छोटे पतले पतले पार्टिकल होते हैं वो विंड के साथ उठ के चले जाते हैं। तो वो जो रॉक थी वो कन्वर्ट किस में होगी, छोटे छोटे से पार्टिकल में। कन्वर्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से थे, टेम्परेचर मेन फैक्टर था, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले फैक्टर कौन कौन से थे, रनिंग वाटर और विंड। ठीक है, तो ये आपके मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से रॉक आपकी बनी। अब जब आपकी रॉक बन गई, सॉइल जब आपकी बन गई, तो सॉइल रॉक से किस तरह अलग है, सॉइल रॉक से किस तरह अलग है। मैंने आपको बताया कि रॉक जो होती है वो एक ठोस फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म है, बहुत बड़ी सी एक चट्टान का। जब वो छोटे छोटे से पार्टिकल में टूटती है तो उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से पार्टिकल में टूटती है तब उसको सॉइल नहीं बोलते, लेकिन उसके अंतर्गत जब कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं तब उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो है ह्यूमस, सिलिका, क्ले, सैंड। ठीक है, अब ये ह्यूमस क्या है, ह्यूमस वही है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो डीके होते रहते हैं उसके अंतर्गत, वही आपकी सॉइल है। जैसे रॉक थी, रॉक एक बड़ा सा पार्टिकल, बड़ा सा थी, जब वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटी तो उसके अंदर सिर्फ बालू, ये सैंड वैंड थी, क्ले वेले थी। लेकिन जब उसके अंतर्गत ऑर्गेनिक मटेरियल डीके होने लगते हैं, अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, जैसे जानवरों की, जो जानवर मर जाते हैं वो उसके अंदर डीके हुआ करते हैं, सड़ा गला करते हैं। उसी तरीके से पेड़ कोई गिरा, पत्तियाँ गिरी, डालें गिरी, वो सब चीज़ें जब पर्टिकुलर किसी जगह पर पड़े रहते हैं फिर वो डीके होने लगते हैं, तो उसके अंदर से एक बहुत ही फर्टाइल चीज़ बनती है जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस हो गया, सिलिका हो गया, क्ले हो गया, सैंड हो गया, ये किसी एक सॉइल के मेन कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक चीज़ें आपको पहुँची, हम लोगों ने देखा कि सॉइल एग्जैक्टली क्या है। सॉइल उस चीज़ को बोलते हैं कि जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं। सॉइल बनती कैसे, रॉक जब छोटे छोटे से पार्टिकल में टूटती है और टूटने के बाद जब उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डीके कर रहे होते हैं तो वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो सॉइल कहलाता है। सॉइल को बनाने के लिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या थे, टेम्परेचर, रनिंग वाटर, और इसी तरीके से तीसरी चीज़ की था विंड। अब उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या थे वो हमने देख लिया, ह्यूमस, सिलिका, क्ले और सैंड उसके मेन क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद आती है कि सॉइल बन गई, तो सॉइल का मेन पर्पस क्या था, प्लांट को ग्रो करना, मतलब प्लांट उसमें ग्रो होंगे। अब क्या है, एक क्वेश्चन बनता है क्या हर सॉइल में प्लांट ग्रो कर जाते हैं, डिफरेंट तरह की सॉइल होती है। राजस्थान में जिस तरह की सॉइल है वो ये शायद यूपी में नहीं है, कर्नाटक में जिस तरह की सॉइल है वो शायद मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये डिफरेंट तरह की जो सॉइल होती हैं, क्या हर सॉइल में आपके प्लांट ग्रो कर जाते हैं, नो, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है। क्या, सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर चीज़ें ग्रो करेंगी या नहीं करेंगी। तो व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, एक लाइन में हम लोग देख सकते हैं। इट रिफर्स टू द न्यूट्रिएंट्स, इट रिफर्स टू द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल टू सपोर्ट द प्लांट लाइफ। टू सिंपल, it refers to the nutrients present in the soil to support the plant life. plant life को support करने के लिए जो nutrients की ज़रूरत होती है, जो nutrients अगर किसी भी soil में available हैं तो उस soil को हम लोग fertile soil बोलते हैं। ठीक है, then hence the important feature of the soil fertility is that it contain the adequate amount of, इस वजह से उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, moisture adequate amount में होना चाहिए, rich in NPK, NPK, NPK का मतलब N for नाइट्रोजन, P for phosphorus और K for पोटेशियम। ठीक है, फॉस्फोरस, पोटेशियम होना चाहिए, एंड कंटेन सम ऑर्गेनिक मटेरियल एंड हैज सफिशिएंट डेप्थ टू एनेबल द प्लांट रूट टू ग्रो। इट मीन्स कि अगर कोई सॉइल, उसको हम लोग फर्टाइल सॉइल तब बोलेंगे जब उसके अंतर्गत आपके क्या क्या होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ उसके अंदर NPK का जो कंटेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का जो कंटेंट है वो भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल भी होने चाहिए, और ये तीनों चीज़ें एक पर्टिकुलर डेप्थ तक होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि खाली इतनी सी लेयर में है, सपोज दैट ये सॉइल है, इतनी सी लेयर में पड़े हुए भाई, अगर इतनी सी लेयर में आपके तीनों कंटेंट रहेंगे तो क्या फ़ायदा है, हमें डेप्थ तक वो चीज़ चाहिए। अरे भाई जब डेप्थ होगी तभी तो वहाँ पर जो प्लांट की जो रूट्स है वो ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो फीचर होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंशन करते हैं। आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब आता है
कि हमने देख लिया कि व्हाट इज सॉइल क्या होती है, सॉइल बनती किस वजह से है, सॉइल जब बन जाती है तो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं, और सॉइल जब बन गई तो उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, और उसके बाद जब सॉइल बन गई तो क्या वो सॉइल फर्टाइल है या नहीं, अगर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने चीज़ों को देखा। अब ये तो चीज़ें आ गई सॉइल फर्टाइल है या नहीं। अब देखते हैं कि सॉइल एग्जैक्टली होती कितने तरीके की है। ठीक है, अब हम लोग का जो फैक्ट आएगा वो आएगा सॉइल होती कितने तरीके की है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, ध्यान से देखिएगा, लोकेशन के आधार पर हम जो है वो सॉइल को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। नंबर वन रेसिडुअल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल दो तरह की होती है लोकेशन के आधार पर। क्या फर्क है, रेसिडुअल सॉइल उन सॉइल को बोलते हैं कि जो जहां पर उनका पेरेंट रॉक, जिस रॉक से वो सॉइल बनी है वो वहीं पर एग्जिस्ट करता हो और वहीं पर वो रॉक टूटी हो और वहीं पर जहां पर वो रॉक थी वहीं पर वो सॉइल बन गई हो, तो रेसिडुअल सॉइल कहलाती है। और ट्रांसपोर्टेड क्या कि सपोज दैट एक रॉक थी, वो ब्रेक हुई छोटे छोटे से पार्टिकल में, जो उसके पार्टिकल थे वो विंड के जरिए से, रनिंग वाटर के जरिए से किसी और जगह चले गए और किसी और जगह जाने के बाद वहां पर वो डिपॉजिट हुए और फिर वहां पर उन्होंने सॉइल का फॉर्मेशन किया। तो इस तरह की जो सॉइल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। बस इसी को हम लोग फिगर में देख लेते हैं। रेसिडुअल सेडिमेंट्री क्या होता है, इनको हम लोग रेसिडुअल और सेडिमेंट्री सॉइल भी बोलते हैं। दीज टाइप ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन सीटू। दो वर्ड होते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन सीटू और एक्स सीटू। क्या डिफरेंस है, जब कोई भी चीज पर्टिकुलर उसी जगह पर हो रही हो जहां की वो है, जैसे सॉइल का फॉर्मेशन वहीं पर हो रहा है जहां पर वो पेरेंट रॉक थी, जिस रॉक से वो सॉइल बनी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन सीटू। अब इसी तरीके से जो आपकी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सीटू। मतलब कि वो उसकी पेरेंट रॉक नहीं और है बट वो जाके कहाँ पे आई है, किसी और जगह पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सीटू। फिलहाल रेसिडुअल सॉइल में क्या है, दीज टाइप ऑफ सॉइल आर फॉर्म्ड इन सीटू दैट इज फॉर्म्ड इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। जैसे बता रहा था कि जहां की रॉक होगी वहीं की ओरिजिनल पोजीशन बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ पेरेंट रॉक। कोई एक रॉक है जो जहां पर ब्रेक हुई और वो रॉक के जो छोटे छोटे से पार्टिकल हो गए वो वहीं पर डिपॉजिट हो गए जहां पर आपका पेरेंट रॉक था और वहीं पर सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह की हम लोग सॉइल को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। ब्लैक सॉइल रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है, रेड सॉइल रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है, लेटराइट सॉइल भी एक रेसिडुअल सॉइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब दूसरे तरह की सॉइल क्या होती है लोकेशन के आधार पर, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मैंने आपको बताया था कि पेरेंट रॉक जब अपने छोटे छोटे से पार्टिकल में ब्रेक होती है तो जो छोटे छोटे से पार्टिकल हैं जब अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर डिपॉजिट ना होकर किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर डिपॉजिट होते हैं तो उस तरह की जो सॉइल क्रिएट होती है उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री सॉइल भी बोलते हैं। अब ये सॉइल क्या है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इसके बारे में भी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कैटेगरी ऑफ सॉइल देखी थी ऑन बिहाफ ऑफ लोकेशन। नाउ जो बिहाफ ऑफ लोकेशन पे जो हमने ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, इस तरह की सॉइल के बारे में बात की थी, अब उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हुए एक एक सॉइल को देखेंगे और उसके सारे फीचर्स को हम लोग देखेंगे और उनकी इंडिया में कुछ लोकेशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सॉइल, सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है एलुवियल सॉइल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो समझ लिया आपके सारे क्वेश्चन इससे कवर अप हो जाएंगे। एलुवियल सॉइल, सबसे पहली सॉइल है एलुवियल सॉइल। इसको हम लोग रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिवराइन सॉइल बोलते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल है ये सेडिमेंट को रिवर के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, वहां पे डिपॉजिट करती है एंड देन वहां पर एक तरह की सॉइल का फॉर्मेशन होता है और ये सॉइल हमारी एलुवियल सॉइल कहलाती है। फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सेडिमेंट ब्राउट डाउन बाय द रिवर। जो मैंने अभी बोला कि रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के जरिए से ही इस तरह के सॉइल का निर्माण होता है।
क्या होता है? अब इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं? देखिए ये ध्यान रखिएगा, वीट, राइस, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये कुछ क्रॉप्स हैं, मेजर क्रॉप्स हैं जो इसमें उगाई जाती हैं। अब इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट ये मैटर करता है। ये जो आपकी एलुवियल सॉइल है ये दो तरीके की होती है, मेजरली दो तरीके की होती है। एक होती है भांगर और दूसरी होती है खादर। भांगर के बारे में मैंने बताया था, ये ओल्ड एलुवियम होता है और जो खादर होता है वो न्यू एलुवियम होता है। मतलब कि एक जगह पर पर्टिकुलरली जैसे एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर सेडिमेंट, रिवर अपने साथ सेडिमेंट और सिल्ट लेके आई, उन्होंने डिपॉजिट किया और डिपॉजिट करने के बाद वो पर्टिकुलर जो सॉइल थी वो एलुवियल सॉइल बन गई। अब वो हो गया। अब उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर जो आपकी रिवर थी वो बहुत सारा सेडिमेंट और लेके आती रही। तो जब नई नई जगह पर वो एक डिपॉजिट करती जाती है तो जो नया वाला एलुवियल बनता है, जो नया वाला डिपॉजिट बनता है, उसको हम लोग खादर बोलते हैं। और जो पुराना होता चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर। ठीक है, तो दो तरह की आपकी एलुवियल सॉइल होती है, बांगर और दूसरी होती है खादर। बांगर को हम लोग ओल्ड एलुवियम बोलते हैं और खादर को हम लोग न्यू एलुवियम बोलते हैं। दूसरी चीज खास बात क्या है? इट इज पोरस एंड इन कोर्स इन द अपर रीजन एंड फाइन इन द लोअर रीजन। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा, क्या कह रहे हैं कि हायर ऊपर अपर रीजन पे जब रिवर चलती है तो रिवर जाहिर सी बात है किसी एक स्लोप के ऊपर जा रही होती है ना। जाहिर सी बात है अगर रिवर में स्लोप होता ना इस तरह, तभी तो किसी तरफ से बहती है। देख रहे हैं पहले यहाँ पे इतनी हाइट थी, यहाँ पे इतनी हो गई, यहाँ पे इतनी हो गई, यहाँ पे एकदम कम हो गई। तो ये स्लोप है ना, तो ये बोले जो अपर रीजन होता है, यहाँ पर जो अपर रीजन है, इसके कंपेरिजन में आप देखिए ये अपर रीजन है। तो यहाँ पर जो ये अपना डिपॉजिट करती है वो किस तरीके का करती है? कोर्स इन द, मतलब कि बड़े बड़े से पत्थर के अंदर जो डिपॉजिट करती है, जो सॉइल बनती है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन लोअर वाले रीजन होते हैं उसमें बहुत महीन महीन से पार्टिकल होते हैं, बहुत महीन से। अपर कोर्स में जो इसके पार्टिकल होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से थिक होते हैं, और जो नीचे वाले आती है इसके जो लोअर वाले रीजन में, वहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे से थिन होते हैं। तीसरी खास बात इनकी क्या है, ये देखिए आपको ध्यान में रखना है, इनमें क्या चीज़ें बहुत रिचली पाई जाती हैं? पोटेशियम एंड लाइम, चूना पत्थर एंड पोटाश, इसमें बहुत पोटेंशियली पाया जाता है। और इनमें कुछ चीज़ की कमी होती है। कमी किन चीज़ की होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक एसिड की इसमें कमी होती है। ठीक है, और ये इंडिया के किन किन एरिया में पाई जाती है? यूपी, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। देखिए ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जो आपको हर सॉइल के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत इजी सा है। एलुवियम सॉइल कैसे बनती है? रिवर के सेडिमेंट के जरिए से। रिवर अपने साथ सेडिमेंट और सिल्ट लेके आती है, उसको डिपॉजिट करती जाती है, और डिपॉजिट करने के बाद जब उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाते हैं तो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह की सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? एलुवियम सॉइल। एलुवियम सॉइल दो तरीके की होती है, भांगर एंड खादर। भांगर क्या होता है? ओल्ड एलुवियम जहाँ पर जमा होता है उसको हम लोग भांगर बोलते हैं, और जहाँ पे न्यू एलुवियम जमा होता है उसको हम लोग खादर बोलते हैं। अब इसी तरीके से उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। क्या उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक देखी थी हम लोगों ने कि अगर ये अपर रीजन में है, अगर ये सॉइल अपर रीजन में है, मतलब हाइट पे थोड़ी सी पाई जा रही है, तो वहाँ पर इसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर रीजन। लोअर रीजन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही फाइन एंड क्रिस्टल क्लियर पार्टिकल होते हैं। तीसरी चीज़, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है? पोटैश एंड लाइम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और डिफिशियंसी इनमें किन की होती है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड की होती है। ये इंडिया के किन किन लोकेशन में पाए जाते हैं? यूपी, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार। इसका एक मैप आप लोग देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस एलुवियम सॉइल है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये जो प्लेन है ना, ये वाला जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये कुछ और भी तो नॉर्थन प्लेन भी तो लग रहा है, कुछ पढ़ा था जो हम लोगों ने। यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गंगा और कहना कि इंडस रिवर से सिंचित वाला क्षेत्र है, और प्लस ये वाले रीजन देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो जहाँ जहाँ पर रिवर का फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर कहीं पे एलुवियम सॉइल हमको दिखाई दे रही है। ये फिगर ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए सेंट्रल पार्ट में कहीं भी, देखिए ये जो पूरा रीजन है इसमें कहीं भी आपको दिखाई दे रही है,
इतने रीजन में जो डेक्कन प्लेटो वाले, कहीं पे भी आपको एलुवियल सॉइल नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज वहाँ पर रिवर सेडिमेंट अपने साथ लेके नहीं आ रही है। ऑल्दो यहाँ पर रिवर बहती हैं लेकिन ये अपने साथ सेडिमेंट नहीं लेके आती, क्योंकि यहाँ की जो रॉक है वो बहुत ही सॉलिड है, बहुत टफ रॉक है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन वाले रीजन की। वहाँ की जो रॉक है वो बहुत ही कमज़ोर है, और ये चूँकि आपको पता है गोंडवाना लैंड वाली रॉक है तो बहुत टफ है, इस वजह से यहाँ पर आपका एलुवियम वाला रीजन नहीं है, इन जगहों पर एलुवियम वाला रीजन पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट सॉइल देखते हैं। नेक्स्ट सॉइल आप क्या आती है, ब्लैक सॉइल। उसको नाम ही दिया गया ब्लैक सॉइल बिकॉज उसका कलर ब्लैक में होता है, उसके बारे में देखेंगे अभी। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम रेगुर भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, कॉटन सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी इनको बोला जाता है। अगेन इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय वेदरिंग ऑफ लावा, फ्लो रॉक्स और आइग्नियस रॉक। ज्वालामुखी आपको पता है वोल्केनो जब एक्सप्लोड होते हैं तो एक्सप्लोड होने के बाद जो अंदर से जो मटेरियल उनका बाहर निकलता है, मटेरियल बाहर निकलने के बाद वो धीरे धीरे से नीचे तक पहुंचता है, और नीचे निकलने के बाद वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो एक रॉक फॉर्म कर लेता है, उसी रॉक को हम लोग एग्नियस रॉक बोलते हैं। और जब उन्हीं एग्नियस रॉक है, अब रॉक पे वेदरिंग और इरोजन होगा, वेदरिंग और इरोजन होने के बाद जब वहीं पर सॉइल क्रिएट हो जाती है, वेदरिंग इरोजन हुआ, जो रॉक बड़ी सी थी वो छोटे छोटे से पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पार्टिकल में हो गए, फिर उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आपस में मिल गए, तो फिर मिलने के बाद एक सॉइल बनी जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, बाय वेदरिंग ऑफ लावा फ्लो रॉक्स और आइग्नियस रॉक, इनका वेदरिंग होने के बाद होता है। इसमें कौन कौन सी मेजर क्रॉप ग्रो होती है, सबसे नंबर 1 पे कॉटन, इसी वजह से उसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। शुगर केन इसमें भी हो जाता है, ज्वार, व्हीट, ऑयलसीड इसमें मेजरली क्रॉप ग्रोन होती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनका टेक्सचर बड़ा फाइन होता है, बहुत भुरभुरी टाइप की, एकदम ज़बरदस्त तरीके की फाइन टेक्सचर होता है इनका नेचर क्लेली है, मतलब कि थोड़ा सा चिकना वाला होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है। इनमें किन चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लाइम की, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और इनमें कमी किसकी होती है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की। ध्यान रखिएगा, इनमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। क्यों कमी होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो आइग्नियस रॉक है वो लावा से बनती है। अब जब लावा ऊपर आएगा तो लावा ऑलरेडी इतना गर्म होता है कि उसको सॉलिडिफाई होने में थोड़ा समय लगता है, जिसकी वजह से इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नहीं आ पाते, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता, ठीक है। अब पांचवा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल है। मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल का मतलब क्या, अगर इसको मॉइस्चर मिल गया तो ये अपने अंदर होल्ड कर लेती है, और जब इसको मॉइस्चर मिल जाता है, जब ये होल्ड करती है तो वेटी सीजन में ये वेटी एकदम गीली गीली चिकनी सी मिट्टी हो जाती है, चिकनी मिट्टी हो जाती है। इट मॉइस्चर रिटेंटिव, स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो बहुत स्टिकी चिकनी सी हो जाती है। और जब ये ड्राई होती है, जब इसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। जब इसमें से मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लैक सॉइल की एक खास बात यह है कि इसमें मॉइस्चर रिटेंशन की पावर होती है, ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, और जब ये वेट होती है तो बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, और जब ये आपकी ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। ये इसकी मेन खास इंपॉर्टेंट बात है। इनका एरिया कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, MP में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक इनके मेजर एरियाज हैं। इनकी लोकेशन आप देख लीजिए, लुक एट दिस, देखो ना, थोड़ा सा गुजरात है, थोड़ा सा राजस्थान है, मध्य प्रदेश, और ये तो पूरा ही आपका ये जो पूरा रीजन पड़ा ये महाराष्ट्र का ही है। थोड़ा बहुत इस में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी। तो ये देखिए, कर्नाटक ही हो गया, आंध्र प्रदेश, ये तो पूरा महाराष्ट्र वाला पोर्शन है, ये थोड़ा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तो ये कुछ इनके रीजन है। कहाँ का, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर द प्रोमिनेंट रीजन। ओके, अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं। मैप को देख लीजिए, देखिए नॉर्थन हिस्से में कहीं नहीं है, नॉर्थ ईस्टर्न में कहीं ब्लैक सॉइल नहीं है, इस वाले रीजन में कहीं ब्लैक सॉइल नहीं दिख रही है आपको। ब्लैक सॉइल कुछ स्पार्सली बस यहीं अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट अगेन रेड सॉइल, नाम की वजह से ही लग रहा है, इसका कलर रेड वेड होगा। फॉर्मेशन क्या है, बाय वेदरिंग ऑफ ओल्ड हार्ड क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक के वेदरिंग होने की वजह से ये चीज़ें बनती हैं। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, जनरली सेम होती हैं, राइस, कॉटन, पल्सेस कैन बी ग्रो बाय यूजिंग फर्टिलाइजर। अब ध्यान देने वाली बात यह है,
जो रेड सॉइल होती है वो इतनी फर्टाइल नहीं होती, ठीक है। तो उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं, और अगर उसमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर तो हर जगह मिलाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ज़्यादा मिलाने पड़ते हैं। जब आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर इसमें मिलाएंगे तो इनकी फर्टिलिटी कुछ इंक्रीज हो जाती है, तब उनमें कुछ इस तरह की आपकी क्रॉप्स निकाली जा सकती है, जैसे राइस भी उगाया जा सकता है, कॉटन भी, पल्सेस भी की जा सकती है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ पोरस एंड कोर्स, ये कहीं ना कहीं इनमें छेद जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं, छिद्र जो होते हैं। इट इज़ रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, इनमें आयरन ऑक्साइड की होने की वजह से, मतलब आयरन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह, आयरन ऑक्साइड की कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। ये इनमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है ज़्यादा? आयरन एंड पोटाशियम इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। लाइम, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें कम मिलते हैं। लाइम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर इसमें कम मात्रा में मिलते हैं। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, जिस तरीके से ब्लैक सॉइल वाटर रिटेंटिव होती है, मॉइस्चर रिटेंटिव होती है, ये वाली सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं पाया जाता है। ये फैक्ट हैं, बेसिक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखने, बस इतने ही फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और इनकी रीजन क्या है? तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, मेघालय में इनकी रीजन है। देख सकते हैं। अब आपको इसमें मैं दिखा दूं आपकी रेड एंड येलो सॉइल। ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हैं, ये जो रीजन है यहाँ पर आपकी रेड या येलो सॉइल बोली जाती है, रेड सॉइल आपकी पाई जाती है। ये वाला रीजन आपको पता ही है, ये कौन सा है? एलुवियल है, एलुवियल है। ये वाला कौन सा है? ये वाला ब्लैक सॉइल है, और ये वाला रेड सॉइल है। बहुत अमेजिंग फिगर है, इसको हम लोग देख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लास्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फॉर्म्ड इन C2 as a result of leaching under the typical monsoonal condition with high temperature and heavy rainfall with alternative wet and dry spell। कुछ नहीं समझ में आया? बस इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इंडिया में ऐसा रीजन जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता हो और बहुत ज़्यादा वहां पर पानी भी बरसता हो, कभी पानी भी बहुत ज़्यादा बरसता हो और टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ड्राई स्पेल होगा, और जब पानी बहुत ज़्यादा बरसेगा तो वेट स्पेल होगा। तो इस तरह की जहां पर भी कंडीशन होती है वहां पर की सॉइल जो क्रिएट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटराइट सॉइल बोलते हैं। बस यही लाइन लिखी हुई है। जिस जगह पर इंडिया में किसी भी जगह पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो और बहुत ज़्यादा वाटर पानी बरसता हो, उस जगह पे जो सॉइल का फॉर्मेशन होगा उस सॉइल को हम लोग लेटराइट सॉइल बोलेंगे। ओके, लेटराइट सॉइल बोलते हैं। अब इनमें किस तरह की चीज़ों को ग्रो किया जाता है? जब भी आप लोग चाय पीते हैं ना, कॉफ़ी पीते हैं ना, रबर, कैशूज, ये कैशू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैशू होता है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल होती है। लेटराइट सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैशू के लिए। मिलेट्स भी इनके अंदर हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इनकी क्या है? ये हाईली एसिडिक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हाईली एसिडिक होती हैं। अगेन पोरस एंड द कोर्स होती हैं। इनमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है। इनमें डिफिशियंसी सिलिका, लाइम, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस की होती है। अब देखिए ये किन किन जगहों पे पाई जाती है, इनका जो फिगर से देख के आप ध्यान लगा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। समिट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो हाइट्स होती हैं 1400-1500 मीटर, वहाँ पर पाए जाते हैं। तमिलनाडु में भी ये चीज़ मिलेगी, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, असम में ये सब चीज़ें दिखने को मिलती हैं। ये फिगर देखिए इसका, लुक एट दिस। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की समिट पे मिलती हैं। ये क्या है ना, ये पूरा आपका क्या है? ईस्टर्न घाट, और ये आपका क्या है? वेस्टर्न घाट। ठीक है, इनकी समिट पे मिली है, मतलब इन पर पाई जाने वाली जो चोटियाँ होती हैं ना, जो आपके पेड़ होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें मिल रही होती हैं। और कुछ यहाँ पर भी है, स्पार्सली हैं, कहीं पर डेंसली मौजूद नहीं है, ये स्पार्सली, कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे। तो इनकी लोकेशन आप देखिएगा प्रोमिनेंटली ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और कुछ कुछ जगहों पर और भी दिख रही हैं। ठीक है, इन लेटराइट सॉइल होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज इनमें कैशू की बहुत अच्छी खपत होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर टी और कॉफ़ी भी बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, टी, कॉफ़ी, रबर इसमें बहुत अच्छे से बना, और ये हाईली एसिडिक होती हैं। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
देखिए ये सॉइल का फॉर्मेशन एसिडिक होती कैसे है, यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये एसिडिक है तो क्यों एसिडिक है। बोला यह जाता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है ना, तो वहाँ पर कभी कभी लीचिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। लीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, लीचिंग के ज़रिए से जो जैसे सॉइल है, सॉइल के ऊपर न्यूट्रिएंट हैं, वो पानी जब नीचे परकुलेट हो रहा है तो उसी के साथ न्यूट्रिएंट नीचे भी चले जाते हैं और ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका जो उसके अंदर नमक मौजूद होता है, सॉल्ट होता है, वो ऊपर रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पर लीचिंग होने के खतरे भी ज़्यादा होते हैं। जब लीचिंग ज़्यादा होती है तो लीचिंग के ज़रिए से जो न्यूट्रिएंट सॉइल में है वो परकुलेट होकर नीचे चला जाता है और नीचे जाने के बाद जो ऊपर सिर्फ क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बचता है। इसी वजह से जो लेटराइट सॉइल होती है वो एक एसिडिक, हाई एसिडिक नेचर की सॉइल कहलाई जाती है। ठीक है, तो ये फैक्टर है, लोकेशन क्या है, क्या क्या इनकी खास बात है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये मेन एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए, सॉइल इरोजन। भाई हमने सबसे पहले देखा सॉइल क्या है, सॉइल बनती कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें सॉइल को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सॉइल का क्लासिफिकेशन हमने देखा, लोकेशन के आधार पर दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं इन सिटू और एक होती है एक्स सिटू। इन सिटू को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सॉइल। और रेसिडुअल सॉइल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और येलो सॉइल या रेड सॉइल। इसी तरीके से और ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सी हैं, ऐसी सॉइल जिनकी पेरेंट रॉक वहाँ की ना हो कहीं और की, उनको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा था, एलुवियम सॉइल का था। एलुवियम सॉइल की लोकेशन, क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है, लोकेशन क्या है देख चुके हैं। इसी तरीके से हमने ब्लैक को भी देख लिया, इसी तरीके से हमने रेड को भी देख लिया, इसी तरीके से हमने लेटराइट को भी देख लिया। अब नया कॉन्सेप्ट आया, सॉइल सब कुछ हो गया, सॉइल इरोजन क्या है। Soil erosion is nothing. Soil is a thin layer of tiny particle of a rock which have some sort of organic material, humus and so on so thing. तो जब ये ऊपर की जो थिन लेयर होती है, अगर किसी वजह से इरोड कर जाए, जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल है और किसी वजह से जो सॉइल ऊपर वाली है वो कहीं दूसरी जगह चली जाए, वहाँ से चीज़ खत्म हो जाए तो उसको सॉइल इरोजन बोलेंगे। तो क्या दिस टेम्परेचर, इट इज़ द रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटी। होता क्या है कि जो ऊपर की जो थिन लेयर होती है, अगर वो किसी वजह से ऊपर की थिन लेयर जो सॉइल की है, फर्टाइल लेयर, वो वहाँ से हट जाए तो वो सॉइल इरोजन कहलाता है। और ये सॉइल की जो पट्टी ये हटती किस तरीके से, बहुत ज़्यादा पानी बरस जाए, बहुत तेज़ हवाएं चल जाएं तो ऊपर की जो सॉइल होती है वो उड़ के कहीं चली जाती है, बह के कहीं चली जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। ठीक है, किन किन की वजह से होता है, पहला रनिंग वाटर की वजह से होता है, दूसरा आपकी विंड की वजह से होता है, तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ह्यूमन अपनी एक्सप्लॉयटेशन की, अपनी ज़रूरत की वजह से कुछ ज़्यादा ही सॉइल का एक्सप्लॉयटेशन करता है, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो तीन तरीके से होता है। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला हमने क्या देखा था, रनिंग वाटर की वजह से होता है, दूसरा विंड के जरिए से भी आपका सॉइल इरोजन होता है, तीसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रनिंग वाटर के जरिए से कैसे इरोजन होता है। देखिए बहुत बेसिक सा चीज़ है, रनिंग वाटर के जरिए से जो सबसे नंबर 1 पे, उसको हमने कई कैटेगरी में डिफाइन किया है। पहला गली इरोजन, दूसरा शीट इरोजन, तीसरा रिल इरोजन, चौथा लीचिंग और पांचवा शोर इरोजन और जो सबसे आखिरी है स्ट्रीम बैंक इरोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर एकाएक बहुत तेज पानी बरस जाए, अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एकाएक बहुत तेज पानी बरस जाए तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी सी नालियाँ उसमें बन जाती है, जो ऊपर की मिट्टी होती है वो बह बह के जा रही होती है। बहुत एक ही समय पे बहुत तेज़ी से पानी बरस जाए तो जो ऊपर की लेयर होती है वो नालियों के रूप में बहती हुई चली जाती है, तो वो हमारा जैसे गली टाइप की बन जाती है, तो उसको हम लोग गली इरोजन बोलते हैं। ठीक है, गली इरोजन तो बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत तेज पानी एक साथ बरसना। दूसरी कंडीशन क्या है, शीट इरोजन। कहीं पे पानी वानी जब बरसता है तो पानी बरसने के बाद जो हमको पता है कि सॉइल की एक थिन लेयर होती है, जब थिन लेयर थोड़ा धीरे धीरे बहुत कम स्पीड में ऊपर की लेयर पानी के जरिए से बह जाती है। पानी बरस रहा है, पानी बरसने की वजह से जो पूरी थिन लेयर है वो थिन लेयर, ऊपर की लेयर बहुत धीरे धीरे
एकदम ग्रेजुअली, ध्यान रखिएगा, स्लोली अगर ऊपर की थिन लेयर, ऊपर की जो लेयर है सॉइल की, वो अगर इरोड करी जा रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीट इरोजन बोलते हैं। उसके बाद अगर यही इरोजन रैंडमली होने लगे, बहुत तेज से होने लगे, तो उसको हम लोग, ये क्या होता है, फास्ट। अगर यही ऊपर की जो थिन लेयर है उसका इरोजन बहुत फास्ट होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं। लीचिंग क्या है, लीचिंग मैंने बताई थी, अक्सर क्या होता है कि जब खेत को हार्वेस्ट कर लिया जाता है तो खेत को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, मतलब उसमें कुछ लगा वगा नहीं होता, खाली खेत पड़ा होता है। तो एकदम से जब पानी बरस जाएगा तो जो सॉइल के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट है वो पानी क्या होता है, सीप करके परकुलेट होकर नीचे चला जाता है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसी सॉइल के जरिए से नीचे चले जाते हैं। ऊपर खाली क्या बचता है, नमक। तो जब नमक बढ़ जाएगा तो नेचर क्या होगा, उस सॉइल का एसिडिक हो जाता है, नेचर उसका कैसा होता है, एसिडिक हो जाता है। इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। तो लीचिंग की वजह से भी हमारे सॉइल का इरोजन होता है, उसकी फर्टिलिटी हर्ट होती है। ठीक है, पांचवा क्या था, शोर इरोजन। शोर इरोजन जो है वो पर्टिकुलर कोस्टल एरियाज के लिए। कोस्टल एरिया में क्या होगा, आपने टाइडल मूवमेंट पढ़े होंगे कि दिन भर में एक बार पानी ऊपर चढ़ता है फिर उसके बाद वो वापस आता है, ये प्रोसेस रेगुलर चलता है। टाइडल मूवमेंट क्या होता है, एक बार पानी ऊपर चढ़ेगा फिर एक बार पानी वापस आएगा, पानी ऊपर चढ़ेगा पानी वापस आता है। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में हाजी अली की दरगाह है, हाजी अली की दरगाह पे क्या होता है, शायद आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा या कोई लोग गए भी हो, एक जो रोड जाने की, वहाँ पर जाने की रोड है, एक समय वो सूखी होती है, पानी जो होता है उससे कम होता है, एक टाइम पे वो पानी से भर जाती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है, ये होता है टाइडल मूवमेंट। टाइडल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, समुद्र का पानी एक टाइम पे कभी ऊपर चढ़ता है और फिर वापस भी आता है, ऊपर चढ़ता है और वापस भी आता है। ऐसा क्यों होता है, ये सन, मून और अर्थ के आपस में इंटरेक्शन की वजह से होता है। अब इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो जो सन, मून और अर्थ के इंटरेक्शन में, आपस में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रही होती है, उसकी वजह से वर्ल्ड में जो वाटर होता है दिन भर में एक बार ऊपर चढ़ता है और एक बार वापस आता है, एक बार ऊपर चढ़ता है एक बार वापस आता है। तो जब ये वाटर ऊपर चढ़ता है तो जो आपके जो कोस्टल एरियाज होते हैं, तो कोस्टल एरियाज के बगल में जो आपकी ज़मीन होती है जहाँ पर थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल होती है, पानी ऊपर चढ़ा और वापस अपने साथ पूरी सॉइल की फर्टिलिटी लेके चला गया, ऊपर की लेयर थी उसको इरोड करके चला गया, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई। तो इस तरह का जो इरोजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोर इरोजन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी सा प्रोसेस था। नेक्स्ट, स्ट्रीम बैंक इरोजन। अब ये किस तरह का इरोजन है, आपको पता है, नदी ऐसे ऐसे चलती है शाम की तरह से, तो नदी यूँ चल रही होती है, तो नदी जब चलती है तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट सेडिमेंटेशन जो होता है वो अपने चारों तरफ बैंक पे अपने इकट्ठा करती हुई चली जाती है। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या होती है, वो अपना एकदम कोर्स बदल लेती है। जैसे यूँ चल रही थी एकदम से उसने कोर्स एकदम से, जैसे यूँ नॉर्मल चल रही है, अब एकदम से उसने कोर्स यूँ बदल लिया, ऐसे ऐसे कोर्स अपना चेंज कर लिया। तो मैटर क्या है कि जो यहाँ पर उसने जो डिपॉजिट किया था, अब जब इसने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, वहाँ पे तो बहुत सारा पानी हो गया, तो ऊपर की लेयर क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हुआ क्या कि एक कोर्स पे नदी चल रही थी, ठीक है, उसने अपने चारों तरफ डिपॉजिट किया हुआ था, वहाँ पर सॉइल फर्टाइल बन गई थी। लेकिन एकदम से बाढ़ आ गई, बाढ़ आने की वजह से जो नदी का जो कोर्स था, जो नदी का फ्लो था, वो एकदम डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। जहाँ पर कभी पानी नहीं आता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था, वहाँ पर बाढ़ आ गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो थिन लेयर थी सॉइल की वो इरोड हो गई और सॉइल का इरोजन हो गया। तो इस तरह का जो इरोजन होता है, जो नदी अपना रास्ता मोड़ते वक्त, जब नदी अपना रास्ता मोड़ते हुए करती है तो उसको हम लोग स्ट्रीम बैंक इरोजन बोलते हैं। गली इरोजन, एकदम से पानी बरस जाए, गली बन जाती है, छोटे छोटे से गड्ढे बन जाते हैं, उससे पानी बनाता है, गली इरोजन होता है। क्योंकि हमको पता है कि जो सॉइल होती है वो एक थिन लेयर है, उस पर पानी बरसता रहेगा, धीरे धीरे पानी बरस रहा है, तो धीरे धीरे ऊपर से जो सॉइल की फर्टिलिटी वो इरोड होती है, तो उसको हम लोग शीट इरोजन बोलते हैं। और जब यही थिन लेयर बहुत स्पीड में आपकी इरोड हो जाए तो उसको हम लोग रिल इरोजन बोलते हैं। लीचिंग मैंने बताया था, लीचिंग जब पानी बरसता है तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं वो जो पानी के साथ नीचे परकुलेट कर जाते हैं और ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका सॉल्ट बचता है। इसकी वजह से आपकी सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल की फर्टिलिटी हर्ट होती है। शोर इरोजन मैंने आपको बताया, टाइडल मूवमेंट की वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनकी फर्टाइल सॉइल एक बार जब टाइडल मूवमेंट ऊपर आता है वापसी ले गया तो पूरी शीट खराब हो जाती है, उसको हम लोग शोर इरोजन बोलते हैं। और आखिरी वाला क्या था, स्ट्रीम बैंक इरोजन। स्ट्रीम बैंक इरोजन का मतलब जब नदी चलती है तो अक्सर कभी कभी वो अपने कोर्स को बदलती है, तो जिस कोर्स पे पहले वो डिपॉजिट कर रही थी वो पानी से एकदम लबालब हो जाता है और वहाँ पर सॉइल का इरोजन होता है।
ये कुछ कारण है जो कि आपकी वाटर की वजह से होते हैं। अब विंड की वजह से क्या चीज़ें होंगी? सॉइल इरोजन बाय विंड, इट टेक प्लेसेस वेयर लेस और नॉन। कब होगा विंड इरोजन? उस जगह पर विंड इरोजन होता है कि जहां पर या तो वेजिटेशन ना पाया जा रहा हो या पे बहुत कम वेजिटेशन हो। क्यों, ऐसा क्या? सपोज एक सादा सा मैदान है, वहाँ पर कोई पेड़ नहीं लगा हुआ है, तो आप देखेंगे वहाँ पर कोई भी चीज़ ज़्यादा उगती भी नहीं, वहाँ की लैंड भी बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन एक जहाँ पे पेड़ लगे हों, घास फूस लगी हो, वेजिटेशन पाया जाता हो, तो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है। ऐसा क्यों होता है? पेड़ है ही नहीं, तो जो विंड है वो ऊपर की जितनी भी लेयर है उसको उड़ा के लेके चली जाती है। अब पेड़ वेड़ होते हैं तो उसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट होता है, तो हवा रुकती है, तो वो सॉइल इरोजन नहीं कर पाती, पहला कारण। दूसरी चीज़ क्या है? जो आपके सॉइल के पार्टिकल होते हैं, उनके पार्टिकल अलग जो होते हैं, पार्टिकल के अलग अलग साइज होते हैं। कुछ पार्टिकल होते हैं जो 0.1 mm से लेके 0.5 mm होते हैं, ठीक। तो ये इतने हल्के माइन्यूट से होते हैं कि ये ऊपर ऊपर तैरा करते हैं, लेयर से ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा बहुत, अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल तैरा करते हैं हवा में। तो जब इस तरह के होते हैं तो हवा क्या करती है? इनको अपने साथ लेके चली जाती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल है जिनका साइज कितना बड़ा है, एक 0.5 mm या उससे ज़्यादा है, तो क्या होता है? फिर ये ज़मीन पर ही रोल करते हुए जा रहे होते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के प्रोसेस बोलते हैं सॉइल क्रीप। मीन टू से ये है कि जब पार्टिकल बहुत माइन्यूट से हैं और हवा में ही उड़ रहे हो, तो हवा के साथ वो बह के चले जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन बोलते हैं। और जब यही पार्टिकल कुछ हैवी हो जाते हैं, 0.5 mm से भारी हो जाते हैं, तो ये रोल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इस वजह से सॉइल का इरोजन होता है, और इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सॉइल क्रीप बोलते हैं। अब तीसरे तरीके की क्या चीज़ थी? सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। डिफॉरेस्टेशन हम करें, एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को हम काटें, फालतू के लिए गड्ढे हम खोदें, तो ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में जो भी चीज़ नहीं है वो सब आपको पता ही ह्यूमन क्या क्या कर रहा है और उसकी वजह से सॉइल में क्या क्या दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट, अब क्या है? इंडिया में क्या कॉज है जिसकी वजह से आपका सॉइल का इरोजन होता है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए, हमें एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा चाहिए, तो हम फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो वेजिटेशन कम हो रहा है, वेजिटेशन कम हो रहा है तो भाई सॉइल का इरोजन बढ़ रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जो हमारे पशु होते हैं, तो जब वो ओवर ग्राजिंग करते हैं, तो जब अपने चलते हैं तो ओवर ग्राजिंग, पहली बात तो वेजिटेशन कम होती है, दूसरी चीज़ एक चलते हैं तो जो उनके पैर होते हैं, उनके खुर की वजह से जो छोटे छोटे से प्लांट होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, जो घास वास लगी होती है, वो भी उनके पैरों के साथ निकल के उखड़ आती हैं, और नुखड़ आती है तो फिर वो जो मिट्टी होती है वो कमज़ोर होती है, हवा चलती है अपने साथ सॉइल को लेकर चली जाती है। तो ओवर ग्राजिंग से भी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सॉइल इरोजन हो रहा है। बैड फार्मिंग प्रैक्टिस, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर हमको पता है कि हमको टेरिस फार्मिंग करनी चाहिए, सीढ़ी नुमा खेत बनाने चाहिए, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं, तो भाई सॉइल इरोजन होगा ना। तो बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी होती हैं। पानी की ज़रूरत है 5 लीटर, हम भर रहे हैं उसमें 50 लीटर, तो क्या होगा? लीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रोसेस तो है। तो बैड एग्रीकल्चर टेक्निक की वजह से, फार्मिंग टेक्निक की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। टोपोग्राफी ऑफ रीजन, टोपोग्राफी ऑफ रीजन भी मैटर करती है। टोपोग्राफी मतलब हाइट, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर पहाड़ है, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, ऊपर चीज़ें होती हैं। डिफॉरेस्टेशन मेजर कॉज है। इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल, एकदम से कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा बरस गया, कहीं पे पानी नहीं बरस रहा, कहीं पे पानी बरसा बहुत बरस गया तो गली इरोजन होने लगा, कहीं पे पानी नहीं बरसा तो सूखा आ गया, सूखा आ गया तो सब चीज़ें और गायब हो गई। तो इरेटिक नेचर ऑफ रेनफॉल भी बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल और सॉइल इरोजन होता है। कुछ मेजर रीज़न है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको ख़त्म कैसे किया जाए, इनको ख़त्म कैसे किया जाए, कुछ रीज़न आपके सामने दिए हुए हैं। इनका सलूशन क्या है भाई? सॉइल इरोजन को कैसे ख़त्म किया जाए? कैसे सॉइल इरोजन को इंडिया से ख़त्म किया जाए या पूरे वर्ल्ड से ख़त्म किया जाए? कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वही सब चीज़ें हैं कि अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को सीखें, अपने कुछ एक्टिविटीज़ को निभाएं। सबसे नंबर 1 पे आती है टेरेस फार्मिंग। अगर आप पहाड़ पे खेती कर रहे हो तो सीढ़ी नुमा खेत बनाइए। सपोज दैट ये पहाड़ है,
ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रोसेस है, तो आप सीढ़ी नुमा खेत बनाइए, ऐसे ऐसे सीढ़ी नुमा खेत ऐसे पहाड़ों पे बनाए जाते हैं। फार्मिंग होती है लेकिन उसको थोड़ा सा प्रचुर मात्रा में करें। तो सीढ़ी नुमा खेत करें आप, ताकि जो मिट्टी ऊपर की बह रही है उसको रोकने की रेजिस्टेंस क्रिएट हो। तो जो आपकी टेरेस फार्मिंग होती है उससे कहीं ना कहीं आपकी सॉइल इरोजन रुकेगा। कहाँ पे? आपका हिली रीजन में। कंटूर प्लोइंग क्या है? कंटूर प्लोइंग क्या होती है? जैसे आपका प्लेन है और प्लेन में खेत है और पूरा खेत एक लाइन बराबर है, और सपोज एकदम से पानी बरस गया और बहुत ज़्यादा पानी बरस गया, तो वहाँ पर किस तरह की इरोजन होने लगेगा? आपका गली इरोजन होने लगेगा, गली इरोजन होने लगेगा ना। बहुत बड़ा सा खेत है, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, जो खेत बहुत बड़ा सा है उसको छोटे छोटे से मेड़ बनाओ। जैसे सपोज आपको इतना बहुत बड़ा सा खेत है, पूरा कुछ नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा काम करो, छोटी छोटी सी गली वो बना दो आप, मेड़ी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, देहाती लैंग्वेज में मेड़ी बोलते हैं, इसको ऐसे बना दो। ये जो लाइन बनी है ना, मिट्टी की छोटे छोटे से ऐसे चीटे बनाते चले, ऐसे छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के ऐसे उभारते हुए छोटे छोटे से चेक बना दो, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटूर प्लॉइंग। इससे क्या होगा कि जैसे सपोज पहले क्या था कि मान लीजिए इसको, पहले क्या था, पहले क्या था कि ये थी, अब इसमें पूरे में सॉइल है, एकदम से पानी बरसा तो सब चीज़ बहने लगी, तो बहने लगी तो ये गली इरोजन होने लगा, बहुत बड़ी बड़ी सी गली, ऊपर से मिट्टी बहने लगी। अब क्या कंडीशन है कि हमने क्या किया है, जो पूरा खेत है उसको छोटे छोटे से हिस्सों में मेड़ियाँ बना दी हैं। अब जो पानी एकदम तो बहुत इंटेंसिटी के साथ यहाँ बह रहा था वो यहाँ पे आकर रुक जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ वाला यहाँ पे रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट आएगा, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी कंट्रोल प्लॉइंग की वजह से। मेड़ियाँ बना दो उसमें। तीसरा स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी सी लाइन बना देना, एक स्ट्रिप हमने बोल दी, उसके बाद दूसरी स्ट्रिप बोल दी, उसके बाद तीसरी स्ट्रिप बोल दी, तो स्ट्रिप फार्मिंग से भी कहीं ना कहीं हमारे इशू होते हैं। शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो खेत होते हैं, खेत के चारों तरफ आप कुछ बड़े बड़े से पेड़ लगा दिए। बड़े बड़े से जब आप पेड़ लगा देंगे तो उससे होगा क्या, जो हवा की इंटेंसिटी है वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन जब आप पेड़ लगा देंगे तो जो हवा की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब हवा की इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो जब कम इंटेंसिटी से हवा चलेगी तो जो सॉइल ऊपर की है ना, तो वो ऊपर की सॉइल के पार्टिकल्स को उड़ा के अपने साथ नहीं ले जा पाएगी। उसको उड़ाने के लिए एक इंटेंस ताकत होनी चाहिए ना हवा में। तो जब पेड़, शेल्टर बेल्ट, हमने पेड़ था, क्या नाम है, इस तरीके से मान लीजिए कि आपका ये खेत था, हमने यहाँ पर एक पेड़ उगा दिया, यहाँ पे पेड़ उगा दिया, यहाँ पर एक पेड़ उगा दिया, इसी तरीके से यहाँ पे एक पेड़ उगा दिया, इस यहाँ पे पेड़ उगा दिया, मतलब चारों तरफ हमने ऐसे पेड़ उगा दिया। जब हमने इस तरह पेड़ उगा दें तो जो बीच का वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर हवा कम प्रोसेस में जाएगी और ऊपर का सॉइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है। प्लजिंग गलीज। प्लजिंग गलीज का मतलब पानी बहुत तेज बरसा, एकदम से गली बन गई, जैसे नाली टाइप की नहीं बोलते कैजुअल वर्ड में, कि खेतों में नाली बन गई है। तो अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे सपोज मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी सी नाली बन गई जिसमें ऊपर की सॉइल बह बह के जा रही है, जैसे यहाँ से सॉइल ऐसे बह बह के जा रही है। ठीक, तो हमने क्या किया, ये जो बीच में आप इसको छोटा सा डैम बना दो। पानी यहाँ से बह के जा रहा है, एक पूरा बहुत बड़ा सा खेत है, खेत में गली नाली टाइप की एक बन गई, वहाँ से सारी मिट्टी बही जा रही है। तो आपने क्या किया, मिट्टी के बीच में से एक छोटा सा हमने डैम बना दिया, छोटा सा, छोटी सी मिट्टी लगा दी, उसको आगे से रुक जाए ताकि पानी का फ्लो वहाँ से रुक जाए, जिससे सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लजिंग ऑफ गलीज बोला जाता है। डैम बना दिया जाए भाई। जो नदियाँ हैं, नदी जब अपने फ्लो में बहती हैं, सपोज एक नदी है जब होती है, जैसे दामोदर है, उसको कहीं ना कहीं का बुलाता है, जैसे कोसी नदी, उसको बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर बाढ़ ली आती है। तो अगर कोसी नदी के ऊपर बहुत बड़ा सा एक डैम बना दिया जाए तो होगा क्या उससे, जब डैम बना दिया जाएगा तो जो वाटर होता है वो एक जगह पे आके होल्ड होगा, तो वाटर के जो कोसी नदी है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो पानी धीरे धीरे बहेगा, जब धीरे धीरे बहेगा तो सॉइल का इरोजन कम हो जाएगा। तो डैम बनाने से भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई ट्रीज लगाओ। ट्रीज लगाओगे तो जहाँ पे ट्रीज लगेगी तो उसकी जड़ें रहेंगी, जड़ें नीचे जाएंगी, नीचे जाने की वजह से वो जो पूरा रीजन होगा उसकी सॉइल बड़ी मजबूत और टफ हो जाती है, क्योंकि वो जड़ें उसको चारों तरफ से पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो प्लांटिंग ऑफ ट्रीज भी कहीं ना कहीं हमारे सॉइल इरोजन का को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इनफ।
दिस इज इनफ। बस इतना कर लिया, समझ लिया, बहुत है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी, फिर एक बार समराइज कर दूँ। सॉइल क्या है, सॉइल बनती कैसे, रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में टूटता है। सॉइल रॉक को तोड़ने में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से गर्म हुआ ठंडा हुआ, गर्म हुआ ठंडा हुआ, अंदर सॉइल में वेदरिंग होती है, वेदरिंग के बाद इरोजन होता है, और इरोजन होने के बाद वो टूट जाती है। जब छोटे छोटे से पार्टिकल रॉक के उसके अंतर्गत कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डीके आपस में होने लगते हैं, अमलगमेशन हो जाता है, उससे सॉइल क्रिएट होती है। सॉइल लोकेशन के आधार पर दो तरह की होती है, एक रेसिडुअल सॉइल होती है और एक होती है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल वो सॉइल होती है कि जिसकी पेरेंट रॉक वहीं पर हो, जहाँ पर उसकी पेरेंट रॉक हो वही उसकी पर सॉइल बन जाए, तो उसको हम लोग रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल रेसिडुअल सॉइल के एग्जाम्पल है। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या होता है, जो रिवर अपने साथ सेडिमेंट या सिल्ट लेके आती हैं, वो कहीं पे डिपॉजिट करती हैं, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एलुवियम सॉइल। अब एक एक करके देखा था कि एलुवियम सॉइल क्या है। एलुवियम सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवराइन सॉइल भी बोलते हैं। ये इंडिया के किस रीजन में पाई जाती है, मैप हम लोगों ने देख लिया था। इनमें कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी थी और इनकी लोकेशन हमने देखी थी। ये हर एक सॉइल के बारे में देखा था। फिर उसके बाद देखा था सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि एक जो सॉइल होती है उसकी लेयर जो ऊपरी वाली होती है वो किसी तरीके से बह जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी कम होना किसी भी वजह से वो सॉइल इरोजन कहला रहा है। सॉइल इरोजन कई तरीके से होता है, वाटर की वजह से होता है, विंड की वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। वाटर की वजह से जो होता है उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं, रेल इरोजन बोलते हैं, शीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है। शोर वाला और भी कई सेगमेंट हमने पढ़े थे, 5-6 पढ़े थे। विंड के जरिए से क्या होता है, विंड के जरिए से हम लोगों ने सॉइल क्रीप को देखा था और सॉल्टेशन के बारे में देखा था, और एक चीज़ और भी देखी थी। अब उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी बहुत सारे इरोजन होते हैं। इंडिया में इरोजन होने के क्या कॉजेस थे हम लोगों ने देखे थे। अब उन इरोजन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उनका सोल्यूशन क्या होगा, उनके सोल्यूशन के बारे में टेरेस फार्मिंग हमने देखी थी, कंटोर प्लॉइंग देखी थी हमने, ठीक है। और जो आपकी डैम को बनाना देखा था हमने, प्लांटेशन ऑफ ट्री को देखा था, ये सब चीज़ें हमने इसमें देखी थी, ठीक है। ये आपका सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया सॉइल के बारे में। तो हमने सॉइल को कंप्लीट कर लिया है, नेचुरल वेजिटेशन को कंप्लीट कर लिया है, क्लाइमेट को कंप्लीट कर लिया है, फिजिकल एक्सटेंशन को भी हम लोगों ने देख लिया है। बस आपका एक टॉपिक आपका बचा है वाटर रिसोर्सेज, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे एमसीक्यूज फॉर्म में, ताकि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। ओके, आज के लिए यहाँ पे ही इतना आपने कर लिया। इट मीन्स यू विल गो थ्रू विथ योर एग्जाम, डोंट वरी अबाउट योर एसएसटीज ज्योग्राफी पोर्शन। ओके, क्वेश्चन इसी से ही आएंगे, मतलब इसके बियॉन्ड नहीं जाना, इट इज डैम श्योर। तो फोकस ऑन ओनली दिस एंड डेफिनेटली विल गो थ्रू दिस एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू क्लास। बाकी आप लोग से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन।